नमस्कार, स्वागत है आपका थिंक 360 में। मैं हूं लोकेंद्र किलानौत। राजस्थान में चुनावी सुगबुगाहट के बीच क्या है जनता का मूड, हम जानेंगे राजस्थान परिवहन निगम की रोडवेज में बैठकर। मेरे साथ चलिए आप पूरे राजस्थान के सफर पर। नमस्कार, थिंक 360 में स्वागत है आपका। मैं हूं लोकेंद्र किलानौत और आज हम राजस्थान की राजधानी जयपुर से पहुंचने वाले हैं शाहपुरा। यहां पर हमारी खास पेशकश लोक यात्रा में रोडवेज के मुसाफिरों से समझेंगे कि चुनाव से पहले आखिर जनता के मुद्दे क्या हैं। शाहपुरा, वहाँ की राजनीति को शाहपुरा का राज परिवार बड़े स्तर पर प्रभावित करता रहा है, लेकिन पिछले चुनाव में जो जनाधार आया उससे एक बात साफ है कि दोनों ही राजनीतिक दलों को शाहपुरा की जनता ने नकार दिया है। जयपुर के बिल्कुल सटा हुआ एक विधानसभा क्षेत्र है। शाहपुरा जाने का जो हमारा उद्देश्य है वो यही है कि राजस्थान की राजधानी जयपुर की तलहटी में आखिर चल क्या रहा है। आइए आज हम मुसाफिरों से बात करते हैं और जानते हैं कि चुनाव से पहले जनता के बीच में क्या उधेड़-बुन चल रही है। क्या नाम है भाई साहब? भाई साहब से बात करेंगे। आइए थोड़ा इधर आइए। क्या नाम है आपका? देव किशन गुजर। देव किशन गुजर। क्या करते हैं देव किशन जी? पढ़ाई करते किसकी? फर्स्ट ईयर में। हाँ, फर्स्ट ईयर। कॉलेज में। हाँ, ठीक बात है। कहाँ के रहने वाले हैं? टोंक के। हाँ, टोंक हिंडौन सिटी, टोंक डिस्ट्रिक्ट। टोंक डिस्ट्रिक्ट, सचिन पायलट के क्षेत्र जी। से। कैसा काम किया है सचिन? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। बताइए जैसे कि क्या खास खास काम किए हैं? काम के लिए सड़कें बनाई हैं अच्छा। और गांव में नालियाँ हाँ नाले हाँ और जो अभी 1 करोड़ का सिटी पार्क के लिए पैकेज हाँ। और विद्युत के लिए जो भी अभी कल परसों बताया था पायलट साहब ने। अभी क्या करना है आपको आगे जाके? कॉलेज चल रहा है अभी तो। आगे चल पढ़ रहे हैं, अब आगे जाके देखते हैं क्या करते हैं। अभी डिसाइड नहीं है कुछ? अभी कुछ डिसाइड नहीं। आज को तो 10वीं क्लास में जिन लोगों का रिजल्ट आ जाता है, 10वीं 12वीं के लड़के, हाँ। हम कल बच्चों से बात कर रहे थे तो किसी का कहना था कि आर्मी में जाना है, किसी का कहना था कि इंजीनियरिंग करना है। तो अभी डिसाइड ही नहीं है ऐसा कुछ। हाँ, तो कोचिंग जरूर राजस्थान पुलिस की जरूर है। राजस्थान पुलिस की कंपटीशन में जाना है, कुल मिला के बस। कोचिंग करनी है। क्या सोचते हैं? पेपर लीक बड़े स्तर पे हो रहे हैं। हाँ, वो तो हो रहे हैं, यहाँ पे सबको पता है, वो तो पेपर लीक हो रहे हैं। हाँ हाँ। क्या लगता है गहलोत सरकार फ्लॉप रही है इस मामले में? फ्लॉप ही हो तो सबको पता है। ठीक बात है। और युवा है, क्या लगता है राजस्थान में मिलना चाहिए कि युवा हाँ, शहरों युवाओं को को आगे मौका ले- मिलना चाहिए? युवाओं को आगे लाना चाहिए। हाँ, कौन नहीं ला रहा, कौन पीछे धकेल रहा है युवा? वो धकेल रहे, गहलोत साहब धकेल रहे हैं, वो तो सबको पता है। सबको ही पता है। और क्या, युवाओं को तो विशेष कर पता है। हाँ। अच्छा, अभी आपको पता है कि ये जो अशोक गहलोत सचिन पायलट का जो भी चल रहा है मामला, फिर सुलह हो हाँ। जाती है फिर से। कल सचिन पायलट ने स्पीच दिया था दौसा से। हाँ, दिया था। क्या कल। कहा था उन्होंने, पता है कुछ आपको? उन्होंने कहा था मैं हाँ। जनता मेरी पूंजी है, इनके विश्वासों पे खरा उतरूंगा, पीछे नहीं मैं हटूंगा। पीछे नहीं हटे। हाँ, वो पीछे नहीं हटने वाला नहीं। जो उनके वादे हैं, जो पूरा जब तक मांगे नहीं मांगे जाएंगे, वो पीछे नहीं हटने वाले। नहीं, कह रहे हैं कि अभी जो दिल्ली में मीटिंग हुई थी आला कमान के साथ में, हाँ, हुई थी कि दिल्ली में। अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे। वह तो देखो हमें पता नहीं है, पर जो कल दौसा में जो राजेश पायलट की पुण्यतिथि थी, हाँ। वहाँ पर स्पीच दिया था पायलट साहब ने हाँ। कि जनता मेरे लिए पूंजी है और जनता उनके लिए पूंजी हुआ, उनके विश्वासों पे खरे उतरेंगे। ठीक बात। ये कहा था सचिन पायलट। कल कैसे उतरेंगे विश्वासों पर? कांग्रेस तो उन्हें आगे कर नहीं रही है। कांग्रेस को टोंक वाले लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। हाँ, उम्मीद तो बाद में उप मुख्यमंत्री भी नहीं रहे। अब वो तो कैसे रहेंगे वो सबको पता है। वो तो भाई नहीं, आपको पता है, वो आप बता दीजिए। विधायक इतनी संख्या में नहीं थे, उनके बाद जो विधायक उनके हाँ। वजह से जीत गए, उन जो उनके हाँ। साथ नहीं थे, ये मान लो फिर अच्छा, सचिन पायलट की वजह से विधायक जीते थे और वही फिर उनके खिलाफ हो गए थे। और लोगों से बात करें। क्या नाम है भाई साहब? बात करेंगे आपसे थोड़ी सी। अरविंद कुमार। अरविंद कुमार। क्या करते हैं अरविंद? मैं एडवोकेट हूँ। एडवोकेट। जी। मजे कर दिए गहलोत जी ने आपके एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट। मैं राजस्थान से नहीं, दिल्ली से हूँ। दिल्ली में करता हूँ प्रैक्टिस। अच्छा, दिल्ली में चलता है ऐसा कोई कानून? नहीं, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट। प्रोटेक्शन एक्ट बेसिस पे तो नहीं है, बट काफ़ी वेलफेयर स्कीम्स हैं फॉर देयर वेलफेयर ना। फॉर एग्जांपल उनके हेल्थ वगैरह से रिलेटेड अगर इश्यूज हैं हाँ हाँ।
तो वहाँ पर कुछ हैं स्कीम्स। अरविंद केजरीवाल ने रिसेंटली उनको लॉन्च किया था। राजस्थान में बड़ा प्रदर्शन किया वकीलों ने। एक वकील के साथ में बड़ी घटना हो गई थी, तो यहाँ पर फिर वकीलों ने बड़ा आंदोलन किया कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट होना चाहिए। पूरा प्रदेश व्यापी आंदोलन हुआ। अशोक गहलोत ने तोहफा देते हुए वकीलों को संतुष्ट कर दिया, खुश कर दिया, और अब तो पूरे वकील साहब खुश हैं एकदम। नो डाउट ये प्रोटेक्शंस हैं इंडियन जुडिशरी सिस्टम के अंदर। जो कोर्ट ऑफिसर्स होते हैं वो एडवोकेट्स होते हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए ये सब होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम कोई भी क्रिमिनल लॉ देखते हैं तो उसके अंदर, क्रिमिनल लॉ के अंदर क्या होता है कि कोई भी एक्ट या ऑफेंस होता है वो स्टेट के अगेंस्ट होता है। तो एक पार्टी अक्यूज होती है, दूसरी अग्रीव्ड होती है। तो अक्यूज जो भी होते हैं बहुत बाहुबली लोग होते थोड़ा हैं। सा उल्टा मामला नहीं लगता? वकील जनता को कानूनी सुरक्षा देते हैं और वकील मांग रहे हैं कि हमें ही कानूनी सुरक्षा देते हैं। नहीं, वो कोर्ट वकील भी ऑफिस एक नागरिक तो है। नागरिक है, कोर्ट ऑफिसर्स हैं, उनको प्रोटेक्शन मिलना इसलिए ज़रूरी है कि जिसके अगेंस्ट वो केस लड़ रहे हैं वो कोई भी पावरफुल पर्सन हो सकता है, मे बी इन अपोजिशन पार्टी हो सकता है, गूंस हो सकते हैं, बिल्डर्स हो सकते हैं, और वो उनसे सीधी सी बात है कॉमन पर्सन के लड़ना मुश्किल है। तो वो प्रोटेक्शन अगर गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है तो इट्स द फर्स्ट देयर ड्यूटी ना टू प्रोवाइड द प्रोटेक्शन टू ऑल देयर सिटीजन्स इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर कोई भी जॉब वर्किंग प्रोफाइल हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्रोटेक्शन लॉयर्स को, एडवोकेट्स के लिए अच्छी बात है, अच्छी पहल है। दिल्ली के वकीलों की है ऐसी कुछ इच्छा सरकार को करना चाहिए? डेफिनेटली होना चाहिए, बट दिल्ली के अंदर थोड़ा सा क्या इश्यूज वगैरह रहते हैं, क्योंकि कोई भी लॉ इनैक्ट होता है उसके बाद में उसको होम मिनिस्ट्री में भेजा जाता है, होम मिनिस्ट्री उसको डिनाई कर देती है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है। दिल्ली में किस तरह के कानून चलते हैं वकीलों के लिए? नहीं, प्रोटेक्ट करते हैं नहीं, एडवोकेट को? प्रोटेक्ट करते हैं तो प्रोटेक्ट बेसिकली गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं होते हैं वो। किसी से मुझे एसएस तो अभी रिसेंटली ध्यान नहीं आ रहा, पुलिस और एडवोकेट्स के बीच में कुछ इश्यूज थे, बट उनको प्रोटेस्ट के माध्यम से सुलझा लिया गया था। बट ऐसे नहीं कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट वगैरह मैंने ऐसा नहीं देखे थे। बट कोई पॉलिटिकल पार्टी करवाती है तो उसका इस सच से कोई लेना देना नहीं होता, उसका कोई रेड्रेसल मैकेनिज्म सिस्टम भी नहीं है कि आप एडवोकेट्स को लेके जाएं, प्रोटेस्ट करवाएं, फिर गवर्नमेंट उसको कोई मांगे, इस तरह तो नहीं। अरे राजस्थान में आपको पता है पुलिस और वकीलों का बड़ा पंगा चलता है। वो मोरलेस सिचुएशन इज सेम इन एवरी दिल्ली में भी चलता है मतलब? वो हर जगह क्यों है ये पुलिस की वकील से नहीं बनती, वकील की पुलिस से नहीं बनती? अच्छा, मैं एग्जांपल देके समझा। यहाँ क्या हुआ था राजस्थान में कि वकीलों का एक जगह प्रोटेस्ट चल रहा था, तो वहाँ पर पुलिस ने कर दिया लाठीचार्ज। तो उसके बाद में वहाँ से वकील खदेड़ दिया वकीलों को। उसके बाद में जब वकील वापस बैठे तो उसको जो जगह जहाँ वो धरना दे रहे थे उसको गंगा जल से धोया कि पुलिस के जो पाँव हैं वो यहाँ पर पड़े, तो उसको पवित्र किया पहले तो जगह को। मतलब इस तरह की खुन्नस है। नहीं, इस तरह देखो ये सब चीज़ें होना क्योंकि दोनों का काम कानून से रिलेटेड है। जो वकील है वो जनता को कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है, पुलिस है वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखती है। नो और डाउट। जो दोनों ही लोग हैं मतलब बड़ी खुन्नस। वकील सोचता है कि अभी पुलिस वालों पे हावी हो जाएं, पुलिस वाला सोचता है वकीलों पे। राजस्थान में खूब पंगे हुए हैं। अच्छा, रीज़न ये है कि हाँ। पुलिस का जो ये अपना लॉ एंड ऑर्डर है, हाँ। उसके अंदर ऐसा कोई बहुत बड़ा रोल होता नहीं है। हाँ। कि फॉर एग्जांपल कोई क्राइम हुआ, उस क्राइम का सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टिगेशन वाला पार्ट होता है, वो पुलिस के हिस्से में आता है। उसके अलावा जब लास्ट एंड तक जस्टिस मिलता है ना, वो सारा का सारा काम एडवोकेट्स के हाथ में होता है। ठीक बात है। ठीक है, सो चाहे कोर्ट ऑफिसर्स हो चाहे जज हो, ठीक है। बट वहाँ पर जब हम उनके इनपुट्स लेते हैं तब जाके जो डोमिनेंसी है होती है, चाहे वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में, तो वो हमेशा लॉयर्स की होती है। और ये कभी पुलिस लड़ाई शुरू कहाँ से हुई? मतलब इसका लॉजिक मेरे अभी तक समझ में नहीं आया। ये पावर जो टसल है ये बेसिकली पुलिस को इस तरह लगता है कि उनको बेसिकली इन हैंड पावर्स पुलिस प्रोटेक्शन एक्ट से, सीआरपीसी से मिली हुई है। बट उसका उनको इस तरह लगता था कि बेजोड़ तरीके से उन्होंने इस्तेमाल किया आज से 15-20 साल पहले, क्योंकि इतना लोगों के पास में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल नहीं थे, कुछ भी करते थे वो लोग, और उनको चलता लगता था कि ऐसे ही आगे भी कर सकते हैं, बट नहीं। और वकील साहब उनको कानून सिखा देते हैं। हाँ, वो क्या हमें कानून सिखा रहे हो क्या? एग्जैक्टली, मतलब वो किसी को हाथ मारने के लिए भी लामबंद है, किसी को टच भी नहीं कर सकते। ये भी उनको इतने रिस्ट्रिक्शंस हैं पुलिस के ऊपर, बट वो फिर अगर वो अपने उससे निकल नहीं पाते हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर इतने सारे पुलिस रिफॉर्म्स होने के लिए कमीशंस बने, जैसे मुंबई पुलिस कमिश्नर थे, रेबेरो कमीशंस वगैरह, जूलिया रेबेरो है ना, तो उन्होंने वो रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, वो इतने प्रकाश सिंह ने, आईपीएस प्रकाश सिंह, इन्होंने बड़ा काम किया है। हाँ, so what I'm saying is that there are n number of commissions are available in India who have worked for the police reforms. और वो दिल्ली में भी ये पंगा तो चलता ही है। वो पूरे इंडिया जब देखते हो सिग्नल पे किसी वर्दी वाले को, क्या फीलिंग आती है मन में?
नहीं, वो उनका होना ज़रूरी है। सच बताइए। नहीं नहीं, उनका होना नो डाउट ज़रूरी है। हमें प्राइमा फेसिली लेवल पे लगता है कि ट्रैफिक या पुलिस है वो बहुत हैरेसमेंट कर रही है, परेशान कर रही है, बट रियलिटी कहीं ना कहीं ये भी है कि अगर वो लोग ना हो तो बहुत ही ज़्यादा कैओस वाली सिचुएशन क्रिएट हो सकती है सोसाइटी में। तो वो नो डाउट कुछ इंस्टेंसेस हमको देखने को मिलते हैं जहाँ पर वो चाहे पब्लिक डोमेन के अंदर पब्लिक से खुन्नस खा के काम कर रहे हैं या फिर लॉयर्स के साथ में ऐसा आपने कभी हुआ है बताया। कि आपका काला कोड देख के सिग्नल पे रोक दिया हो कि वकील साहब कहाँ जा रहे हैं, चालान भर दीजिए, नहीं, ऐसा तो खैर नहीं लाइसेंस ले आइए, आरसी बता दीजिए, नहीं, वो तो गाड़ी पे स्टिकर होते हैं हमारे, तो अच्छा, वो एडवोकेट, हाँ, हाँ, तो उसको देख के नहीं रोकते नहीं रोक कि तो पाते। वकील साहब हाई कोर्ट जा रहे हैं, हाँ, अब पंगा नहीं लेना है। वो रोक नहीं इसलिए पाते क्योंकि हमारे पास क्या है कि बीइंग अ लॉयर हम ज़्यादातर हाँ। रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हाँ। हैं, बट इन केस किसी कारणवश कोई छोटी मोटी रह जाती है हाँ। तब हम लोग उनको बोल देते हैं कि आप आपका चालान काट दो, ऑनलाइन भेज दो, अच्छा, कोर्ट में मैटर चले जाएगा, कोर्ट से फिर वो नेशनल लोक अदालत वगैरह रहती है, वहाँ जाके हम देख लेंगे अपने। ठीक है। वकील साहब को तरीके पते होते हैं। अब वो ऑब्वियसली बात है, टाइम तो स्पेंड। थोड़ा पब्लिक को बताइए ना, हमारे दर्शकों को, अगर सिग्नल पे, ट्रैफिक सिग्नल पे कोई हवलदार पकड़ ले, क्या करना चाहिए एक आम कुछ public नहीं, को? देखो अगर आपने लॉ को वायलेट किया है, बिना हेलमेट जा रहे हैं, बिना अपने जो भी कार सीट बेल्ट नहीं, के सब कुछ काम ठीक है, पब्लिक मतलब ऑफ कैमरा जब पब्लिक से बात होती है कि अगर हवलदार ने पकड़ लिया है हाँ। तो कोई ना कोई कमी तो निकल ही जाएगी। नहीं, कोई ना कोई कभी तो फिर आप उनको देखो चालान काटेंगे, चालान काटने के बाद में आप उनको बोल दो कि वो आप उनको ऑनलाइन भेज दो, ठीक है। ऑनलाइन जाने के बाद में आप एक, आज की डेट में हर फैमिली में लॉयर्स कहीं ना कहीं दिख जाते हैं, नहीं भी होते तो यार दोस्त वगैरह के थ्रू कहीं कांटेक्ट होते हैं, वो जाके इन मैटर्स को टैकल कर लेते हैं। कोई भी लोक अदालत में ये बहुत पिटी ऑफेंसेस होते हैं छोटे, इनको कोई ऐसे नहीं। परेशानी, मान लिया 250 रुपए का चालान है, हाँ। कोई आदमी इतनी सरदर्दी क्यों लोगा कि आप उसको ऑनलाइन भेज दीजिए, फिर वो कोर्ट में जाएगा, तो एक सरदर्दी वाला काम होगा। देखो अगर आपने वायलेट किया है लॉ, फिर तो मेरे हिसाब से आपको पे करना चाहिए और आगे के लिए आपको सतर्क रहना चाहिए। काम सब कुछ ठीक है, मतलब पब्लिक का जो ओपिनियन है कि हवलदार साहब ने पकड़ लिया है तो मिस्टेक तो कहीं ना कहीं निकल ही आएगी सबका। नहीं नहीं, देखो कम से कम जैसे बीइंग अ कार ड्राइवर आई शुड हैव ओनली 3 to 4 थिंग्स। फर्स्ट इज द सीट बेल्ट होनी चाहिए, दूसरा मेरे पास अपना ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, पॉल्यूशन होना चाहिए और इंश्योरेंस होना चाहिए। उसके बाद में कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं कि गाड़ी गंदी हो रखी है तो इसका चालान काट दिया। अच्छा, गाड़ी गंदी हो रखी है तो भी चालान बनता कुछ जगह काट लेते हैं, कुछ जगह तो इवन है? उसका कोई कानून बना हुआ है क्या, जैसे आपकी गाड़ी कानून तो देखो मैं बताऊं, अगर हेलमेट पहन के जा रहे हो उसकी स्ट्रिप भी अगर आपने नहीं लगाई ना चालान तो मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर 2000 रुपये का चालान है उसका, दिल्ली के अंदर। ठीक है। हाँ, तो चालान तो इतने सारे हैं ना, मोटर व्हीकल एक्ट अपने आप में बहुत ही वास्ट डॉक्यूमेंट है, तो उसके हिसाब से अच्छा, तो अभी एक और चल रहा है कि जो इन्फ्लुएंसर, जो रील्स बनाने वाले होते हैं, वो कैमरा हेलमेट पे लगा के चलते हैं। अब उसको लेके चल रहा है कि इसको लेकर भी कोई कानून बना है कुछ स्टेट में कि आप वीडियो शूट नहीं कर सकते। मेरे को इसके बारे में आइडिया नहीं है कि वो उनको लोगों को कैमरा अलाउ किया गया है या नहीं किया गया है, बट मुझे लगता नहीं है कि इवन जब हमको स्ट्रिप्स ही अलाउ नहीं है ओपन करने के बाद में, तो हेलमेट के साथ में होता क्या है कि फोकस आप अगर डाइवर्ट हो जाएगा आपका तो आप नहीं कर पाएंगे, ड्राइव नहीं कर पाएंगे, वो जस्ट आप कंटेंट पे ध्यान रहेगा, आपका कंटेंट आपको शूट करना है। तो मेरे हिसाब से तो ये ठीक बाइकर्स नहीं है ये, बाइकर्स को। हाँ। तो मुझे पर्सनली मतलब इट्स माय जस्ट ओपिनियन दैट आई डू नॉट एंडोर्स दिस काइंड ऑफ थिंग्स। हाँ, तो इंडिया के अंदर तो बेसिकली अभी रील्स वगैरह चल रहा है, तो इट्स अ वेरी हार्डशिप फॉर द सोसाइटी, और इसके जो दूरगामी जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो इंडिया को भुगतने पड़ेंगे, ये यूथ को भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि हर दूसरा आदमी आज की डेट में इन्फ्लुएंसर है, वो समझ नहीं आ रहे कि इन्फ्लुएंस कर किसको रहे हैं वो, और एक टाइम के बाद में अगर सारे ही लोग अवेलेबल हो जाएंगे बीइंग ए इन्फ्लुएंसर, वो इन्फ्लुएंस होने वाला बचेगा कौन? और जो ये सोसाइटी में क्रिंज जो पैदा हो रहा है ना, इसकी कोई एज सच रिलायबिलिटी नहीं है, क्रेडिबिलिटी नहीं है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जो आपके मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी राजस्थान में घोषणा कर चुके हैं कि सारी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अब थोड़ा सा आप ये बता दीजिए कि दिल्ली में जो काम है उनका, जो उनके मुद्दे हैं, राजस्थान को प्रभावित करने वाले हैं या फिर राजस्थान में कुछ अलग मुद्दे हैं? क्या राजस्थान के मुद्दे तो आप ज़्यादा नहीं बता पाएंगे, पर दिल्ली में मोटा माटी कैसा काम है उनका? अच्छा, किन मैं मुद्दों पर अच्छा काम हुआ? अच्छा, मैं रहूँ तो राजस्थान से, अच्छा। बट रह पिछले 5-6 साल से दिल्ली में रहा हूँ, अच्छा, और उससे 2 साल पहले यूपीएससी की तैयारी करता था। फिर आप सबसे अच्छा बता दें। हाँ, तो दिल्ली के अंदर बेसिकली मैं पूरे शायद 1947 के बाद में कोई पहली ऐसी गवर्नमेंट बनी है 1947 के बाद में जो पब्लिक के जो
बेसिक ग्रासरूट लेवल की जो प्रॉब्लम्स होती थी ना, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, स्कूलिंग हो गई, और आपको जो बेसिक एमिनिटीज़ मिलनी चाहिए सरकार की तरफ से, वो सारी आप एक स्कूल उठा के देख ले दिल्ली का, आप फ़र्क नहीं कर पाएंगे ये किसी अच्छी यूनिवर्सिटी है या स्कूल है, ठीक है। और सबसे बड़ी अगर इंडिया में किसी चीज़ को प्रोवाइड होना चाहिए वो एजुकेशन है, बेस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन। अच्छा काम नो 50% स्टेट का बजट 2 सब्जेक्ट के लिए जाता है, हेल्थ और एजुकेशन। ये इतनी बड़ी बात है कि किसी गवर्नमेंट को समझ में भी नहीं आएगी, 50% सिर्फ 2 सब्जेक्ट के लिए, हेल्थ और एजुकेशन के लिए। बड़े आरोप लगे हैं वहाँ के एक्स एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया पर। और अपोजिशन तो वहाँ पे बीजेपी कभी कॉप अप नहीं कर सकती उनके साथ रियल इश्यूज़ पे, तो प्रॉक्सी इश्यूज लेके आने पड़ते हैं। वो बोलते हैं कि पॉलिसीज में चेंज कर दिया, अरे वो पॉलिसी मेकर है ना अभी के लिए, तो वो पॉलिसी चाहे इस लेवल पे रखें चाहे इस लेवल पे रखें। जो आप एलिगेशंस लगा रहे हैं उनके रिगार्डिंग कोई प्रूफ तो करो आप, बट नहीं, जस्ट आज की डेट में बेल में क्या निकल के आता है कि इनको छोड़ इसलिए नहीं सकते कि पावरफुल आदमी है, एविडेंस को टेम्पर कर सकते हैं, तो इस बिहाफ पे सिर्फ उनको रखा हुआ है 2 मिनिस्टर्स को, सत्येंद्र जैन और मनीष। अच्छा, आपने बताया यूपीएससी की भी तैयारी करते थे जी। फिर क्या कुछ मेंस में मेरा हाँ मेंस लिखा, मेरा फाइनल लिस्ट में कभी नहीं आ पाया, बट फिर मैंने स्विच करके जुडिशरी की तरफ चले गया। तो अभी मैं हालांकि प्रैक्टिस ही कर रहा हूँ दिल्ली हाई कोर्ट में। हाँ। क्या नाम है बाबू जी आपका? रमेश। जी रमेश। क्या करते हैं आप? तो मार्केटिंग का काम है जी, मार्केटिंग का काम है। मार्केटिंग का काम है, ठीक बात है। सरकार बहुत ध्यान दे रही है आजकल मार्केटिंग पे, चुनाव के टाइम पे, कुछ टिप्स दीजिए। कहाँ से हैं आप? है कहाँ रहने वाले, कहाँ के हैं? बीकानेर के। बीकानेर से। तो कमाल के शहर से हैं। ठीक बात। क्या नाम है? रेणु तो है। अरे अरे बात करें। देशराज। हाँ, देशराज। सुनाई नहीं दिया मुझे। देशराज। देशराज कहाँ से हैं आप? मैं थाना गाजी अलवर से। थाना गाजी अलवर से। करते क्या है देशराज जी? मैं तो एजुकेशन भी करता हूँ और बिजनेस भी करता हूँ, दोनों। बिजनेस और और एजुकेशन एजुकेशन, दोनों काम साथ साथ, ये कैसे हो पाता है? है ही पॉसिबल यार, दोनों को टाइम दे देता हूँ। अच्छा, तो कितने घंटे तो एजुकेशन को देते हैं और कितने घंटे बिजनेस को देते हैं? यार रात को एजुकेशन करता हूँ, थोड़ी सी पढ़ाई कर लेता हूँ। रात को पढ़ाई कर लेता हूँ थोड़े से, अच्छा, और दिन में काम कर लेता बिजनेस किसका है? हूँ। मेरा मोबाइल एसेसरीज। मोबाइल एसेसरी, ठीक बात है। तो दोनों काम ठीक ठाक चल रहे हैं बराबर? बढ़िया, शानदार। एजुकेशन में क्या कर रहे हैं? यार मैं तैयारी कर रहा हूँ सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विस यूपीएससी, आरपीएससी? आरपीएस। आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। कोचिंग वोचिंग किया कहीं से? ना, सेल्फ ही करता सेल्फ हूँ कर हमेशा। ठीक बात है, यानी कि आप आरएस की तैयारी कर रहे हैं। आरपीएससी में लफड़ा चल रहा है बहुत बड़ा, यार सभी गवर्नमेंटों में चलता है लौटा। बाबूलाल कटारा। अब इसके बारे में क्या कह सकते हो बताओ? नहीं, जो आपको कहना है वो कहिए। नहीं, कहने का मतलब ये है ना कि गवर्नमेंट इसमें इतने लिप्त थोड़ा ना होते हैं। हाँ ये सबकी मिलीजुली होती है यार। हाँ भाई कुछ लोग भी करप्ट हैं, हाँ। कुछ नेता भी करप्ट हैं, हाँ। कुछ अधिकारी लोग भी करप्ट हैं। हाँ। अब इसमें किसको क्या कह सकते हैं कि कोई सीएम ही थोड़ा ना करप्ट है। अशोक गहलोत ने अभी घोषणा की है, कहा है, मतलब जो उन्होंने प्लान तैयार किया है कि जो अब आरपीएससी है ना वो यूपीएससी के पैटर्न पर काम करेगी। बहुत अच्छी बात है, मैं तो चाहता हूँ ऐसा हो भाई। इससे है ना जो डिमोटिवेशन जो आरपीएससी की आरएस की जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनमें इतना बड़ा डिमोटिवेशन है इसको लेके कि उनको खुद को इस चीज़ का पता नहीं है कि उनकी जो वैकेंसी है ना, जो फ्यूचर वाली वैकेंसी कब होगी। अब कब हो गई, उसके बाद 4 साल बाद में हो रही है, तो उस एक इंसान को अपनी लाइफ में हो सकता है 2 से 3 साल। जी ये बताइए, आपने इतने भयानक कंपटीशन के दौर में ये फैसला कैसे किया कि तैयारी सेल्फ करनी चाहिए? अरे यार सेल्फ, बड़े शहर जाइए आप, कोचिंग इंस्टीट्यूट के पोस्टर से पूरे शहर भाई देखो पड़े हैं। मेरा मानना तो ये है कि अभी मैं 2-3 कोचिंग जो कर रहे हैं ना मेरे साथ के लड़के, उनसे बात करी थी, हाँ तो उनका खुद का रेस्पॉन्स कुछ ऐसा था कि वो खुद ही मेरे को बहुत गलत लगा। हाँ। उन्होंने कहा कि अभी स्प्रिंग बोर्ड कोचिंग चल रही है, उसका ट्रेंड चल रहा है, इस वजह से हमने वो ज्वाइन करी है। स्प्रिंग बोर्ड, हाँ स्प्रिंग बोर्ड, तो उसका ट्रेंड चल रहा है, इस वजह से हमने ज्वाइन करी है। तो ये ट्रेंडिंग वाला जो सिस्टम है ना भाई, एक समय ऐसा था मदर्स का ट्रेंड था, मदर्स का बैंकिंग वगैरह, बैंकिंग वगैरह में, तो आज वो बिल्कुल पीछे है। तो कोचिंग मेरे हिसाब से कोई खास चीज़ है नहीं। अगर सेल्फ इंसान पढ़ सकता है, आप नोट्स लो कहीं से परचेज करो। ऑनलाइन भी हो चुकी है स्टडी, यूट्यूब पे खूब टीचर पढ़ाते हैं। यार देखो जिसको जो अच्छा लगता है पैदल ना, लिया आपने कभी ऑनलाइन? मैंने कभी कोचिंग के नाम किसी पे टीचर को किसी नहीं भी पढ़ा टीचर, कभी? मैंने किसी को नहीं पढ़ा आज तक। तो फिर आप कैसे स्ट्रेटजी बनाते हैं, थोड़ा सा बताइए, क्योंकि हर किसी के पास यार देखो- इंस्टीट्यूट में देने के लिए पैसे नहीं होते।
हाँ समझ रहे हो बात? मैं तो यही आप कहूँगा, थोड़ा बताएंगे कि कैसे स्ट्रेटजी बनाई जा सकती है? मैं यही कहूँगा कि जितना हो सके उतना सेल्फ करे। बाकी यदि उसको लगे तो देखो बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता किसी भी हालत में। किसी भी कोई कोचिंग के या फिर कहीं भी कोई बाहर का कोई भी टीचर हो तो उससे आप अच्छी गाइडेंस लो। मैं भी तो लेता हूँ, मैं भी लेता हूँ किससे guidance। लेते हैं आप? मैं कोई है 2-3 टीचर हैं जिनसे गाइडेंस लेता हूँ, जो पहले के मेरे दोस्त हैं जिन्होंने फाइट किया है, उनसे भी बात करता हूँ। तो गाइडेंस तो कोई भी दे सकता है, जरूर थोड़ा टीचर ही गाइडेंस दे। मैं आपसे पहले जो लोग लगे हैं वो भी एज ए क्या टीचर। गाइडेंस मिलता है सेल्फ स्टडी के लिए? कैसे करनी चाहिए? कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए? अब किताबें तो यार जो चलती हैं वही, जैसे संविधान के लिए एम लक्ष्मीकांत हो गया। एम लक्ष्मीकांत, हाँ, और मैं पनोरमा भी पढ़ता हूँ। पैनोरमा, राजस्थान के हाँ, बाकी एनसीईआरटी वगैरह की किताबें तो हैं अपने। एनसीईआरटी मस्ट है। हाँ, ठीक है। ज्योग्राफी के लिए क्या पढ़ते हैं आप? मैं यार भौतिक भूगोल के लिए सविंदर सिंह पढ़ता हूँ, मानव भूगोल के लिए माजिद हुसैन पढ़ता हूँ। माजिद हुसैन, तो वो तो सबका अलग अलग, जिसको जो समझ में आते हो। ठीक बात है। बड़ा- सेल्फ करनी चाहिए आपको लगता भाई है? मेरा मानना तो ये, बाकी मैं कैसे कह सकता हूँ कि यार सभी को सेल्फ करनी चाहिए, मैं ये भी तो नहीं कह सकता ना। मैं जिसका जैसा सिस्टम है वो उसी तरीके से करे। कितने घंटे देते हैं अभी आप तैयारी के लिए? मैं 4-5-6 घंटे देता 4-5 घंटे रोज के देते हैं? हूँ रोज़ के। कंटिन्यू का ये आपने रूल मैं बनाया। कहने का मतलब है कि मैं रात को पढ़ता हूँ, सुबह 9 बजे तक सोता हूँ, 10 बजे तक सोता हूँ, ठीक है। फिर खुद की दैनिक उसके बाद में अपना काम मैं करते अपनी हैं। मार्केटिंग करता हूँ, मेरा खुद का। क्या नाम है आपका? बोलिए इसको। क्या नाम है आपका? किरण मीणा क्या करते हैं आप? बीएससी एग्रीकल्चर से कर रहे हैं। बीएससी एग्रीकल्चर से एग्रीकल्चर से। आगे क्या कंपटीशन देने का है, नौकरी लगने का क्या प्लान तैयार किया है? अभी तो कॉलेज ही चल रही है, फर्स्ट कहाँ? ईयर है। कॉलेज चल रही है। हाँ। कहाँ से चल रही है कॉलेज? शाहपुरा से, शाहपुरा गवर्नमेंट कॉलेज से। बीबीडी। ठीक है। कॉलेज के बारे में ऐसी बातें आती हैं कि जो हमारे हायर एजुकेशन की जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। क्लास व्लास लगती है कॉलेज में? नहीं, हमारी कॉलेज की हालत तो बहुत ख़राब है अभी, क्योंकि उसमें क्लास भी नहीं लगती। क्लास नहीं लगती, फिर कैसे पढ़ाई वढ़ाई हो पाती है आपकी? सेल्फ ही करते हैं हम तो। सेल्फ भी करते हैं, जबकि आप रेगुलर स्टूडेंट हैं। हाँ, तो प्रोफेसर होंगे ना वहाँ, क्या करते हैं वो लोग? प्रोफेसर कुछ नहीं करते, बस यहाँ पे जो आगे से स्कॉलरशिप आती है उसे हाँ। भी खा लेते हैं। कॉलेज वाले कुछ भी नहीं करते, बस बिल्कुल ही क्लास नहीं होती है। कोई बाई चांस होती है, हफ्ते में एक हाँ। दो क्लास होती है। रेगुलर नहीं होती है तो वो रिदम बन नहीं पाता स्टूडेंट का। हाँ, तो फिर क्या है, मतलब पास होने का तरीका वही 1 वीक सीरीज? नहीं अमूमन राजस्थान के जो छात्र हैं वो यही करते हैं कि 1 वीक सीरीज पढ़ी और एक रात में पढ़ के पास हो हाँ, जाते हैं। यही करते हैं बस। ठीक बात है। अच्छा, एग्रीकल्चर चुनने का कोई खास वजह आपका? आपने सब्जेक्ट एग्रीकल्चर लिया है? एग्रीकल्चर यानी अपने गांव में है ना, जो हाँ। फसलों के बारे में हाँ। डेवलपमेंट करने के लिए इसे गांव के बारे में एग्रीकल्चर में संभावनाएं देखती हैं आप? हाँ। कृषि में, कृषि प्रधान देश है। हाँ। ठीक बात है। देश में, प्रदेश में क्या चल रहा है, राजनीति में, बाकी की चीज़ों में कुछ ध्यान रखती नहीं। हैं? इंटरेस्ट नहीं है बिल्कुल? नहीं, तो फिर कैसे जो फुर्सत के पल हैं कैसे उन्हें बिताना पसंद करती हैं? टीवी देखती हैं, फिल्में देखती हैं क्या? नहीं, हम तो फ़ोन चलाते नहीं, बहुत कम फ़ोन चलाते हैं। क्या कह रही हैं? फ़ोन बहुत कम चलाते हैं, ऐसे फ़ोन- व्हाट्सएप? हाँ। ठीक है। तो आज की जो हमारी क्या नाम है? तो आज की जो हमारी यात्रा थी, जो लोक यात्रा थी, वो राजस्थान की राजधानी जयपुर से शाहपुरा की तरफ थी। यहाँ हमने रोडवेज में सफ़र करने वाले लोगों से उनके मुद्दों को समझा, राजनीति पर उनके विचार जानने की कोशिश की, सरकार कैसा काम कर रही है, सभी मुद्दों पर हमने इन लोगों से बातचीत की। हमारा उद्देश्य यही है कि राजस्थान की रोडवेज, जिसमें देश का और प्रदेश का मिडिल क्लास बैठता है, यहाँ वो अभ्यर्थी भी बैठता है जो राजस्थान में पेपर लीक की घटनाओं से परेशान है, यहाँ वो महिलाएं भी सफ़र करती हैं रोडवेज में, जिनके लिए राजस्थान की सरकार बड़े बड़े वादे करती है। स्मार्टफोन देने का वादा है, यहाँ वो बुजुर्ग भी सफ़र करता है जिनकी पेंशन राजस्थान की सरकार ने इस बजट में बढ़ा दी है। लेकिन चुनाव से ठीक पहले इस एक बहुत बड़े वर्ग के बीच में किस तरह की बातें हैं, किस तरह के मुद्दे हैं, ये जानने के लिए हम चलते हैं राजस्थान रोडवेज की बस में और समझते हैं जनता के मुद्दे। वीडियो जर्नलिस्ट गणेश यादव के साथ थिंक 360 के लिए लोकेंद्र किलानौत, जयपुर।